हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 8 का, जो हम लोगों का सीरीज़ चल रहा है एनसीईआरटी का, जो 6 क्लास का है। तो उसका अध्याय 8 का आज पढ़ेंगे और आज चैप्टर हम लोग आज ख़त्म हो जाएंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? तो खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। क्या नाम है? तो खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर नाम है। ठीक है ना। तो ये किस चीज़ में आता है? तो ये हर एग्ज़ाम में आता है, लेकिन ये एनसीईआरटी पूरी तरह से सीटेट के लिए, मतलब उसमें पूरे लाइनर बाय लाइनर वहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है और वहीं पर रख दिया जाता है। तो जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो सीटेट का जो सेकेंड पेपर एसएसटी होता है उसको हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कहाँ से उठा करके दे देगा किसी को कहना नहीं है। और ऐसे भी इस बार बहुत ही ख़राब रिजल्ट गया था, तो आज हम लोग इसे शुरू किए हैं, तो रिजल्ट अच्छा होने के लिए किए हैं और हम लोगों का अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या है? तो लोहार की दुकान पर प्रभाकर, इस बच्चे का नाम है प्रभाकर। क्या नाम है? प्रभाकर नाम है। ये लोहार है। लोहार की दुकान पर प्रभाकर क्या कर रहा है? तो प्रभाकर लोहारों को क्या करता है? काम करते देख रहा था। क्या करता है? काम करते हुए देख रहा था। और एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बनने के लिए रखे थे। मतलब बनने के लिए क्या किए थे? रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्टी जल रहा था। क्या कर रहे थे? दूसरी ओर भट्टी जल रही थी और औजार बनने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। मतलब जो गर्म था उसे पीटा जा रहा था और प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। मतलब उसे बड़े मज़ेदार लग रहा था उसे देखने में। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है? तो लोहे के औजार और खेती। क्या है? तो लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, लेकिन पहले नहीं था। ठीक है ना। लोहे की चीज़ों हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। ज़िंदगी की क्या बन गई? तो हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कितना साल पहले शुरू हुआ था दोस्तों? तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 4 एवं 4 में पढ़ चुके हैं। मतलब जो चौथा चैप्टर था उसमें हम लोग लोहे के बारे में पढ़े हैं और कब्र के बारे में भी पढ़े हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है करीब 2500 वर्ष पहले लोहे का औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। क्या? कब? तो 2500 साल पहले। ठीक है ना। और जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। मतलब पहले तो लकड़ी का हल था, लेकिन बाद में वो लोहे का हल बनने लगा। उसका बाद फिर शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। मतलब अध्याय 5 में, मतलब जो 5वां चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़े थे कि फाल को पहले लकड़ी का था, लेकिन बाद में लोहे का भी फाल बनने लगा और उसमें ज़मीन का जो जुताई है उसमें अच्छा होने लगा, तो खेती भी बहुत ही अच्छा से उपजा होने लगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट में है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गाँवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई अध्याय 5 महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। क्या हुई? तो ये साबित हुई। असमय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम और जलाशय बनाए गए थे। जैसे कि यहाँ पर 3 औजार दिखाई दे रहा है। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनिए। हांसिया, उसके बाद कुल्हाड़ी और उसके बाद क्या है? सांढी। और लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़ करते हो। जिनका प्रयोग क्या करते हैं? तो रोज़ करते हैं। ये सारे तीनों जो दिख रहा है वो लोहे का बना हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट में है, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में भरिए। जो यहाँ पर है उसमें भरने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना। लोगों द्वारा मिश्रित किया गया, किसानों को लाभ मिला या कोई उत्पन्न निश्चात हुआ। इससे ऐसी कोई अच्छी चीज़ नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हम लोगों को पॉइंट है उसमें चलते हैं। गाँव में कौन रहते थे? तो दोस्तों गाँव में कौन रहते थे और कौन लोग रहते होंगे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे।
कितने तरह के लोग रहते थे? तो 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्लाल, साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास और कैडिशियर और आदि माई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। मतलब कई ऐसे पीढ़ियों थे जो कि एक ही पद पर वो लोग बने रहते थे। जैसे उनके पहले दादा हुआ, बाप हुआ, बेटा हुआ, उसका बाद फिर उसका पोता हुआ, ऐसे करते करते उसके कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ठीक है ना, इस बात को आप लोग समझ गए ना। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट में यानी यह एक पद आनुवंशिक था। मतलब आनुवंशिक के मतलब होता है कि जैसे कि ये परदादा था, फिर दादा था, फिर बाप था, फिर बेटा था, ऐसे ही एक आनुवंशिक हुआ। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। क्या होता था? गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। और साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। कौन करते थे इनके ज़मीन पर काम? तो ये दास होते थे, मजदूर होते थे, ये लोग करते थे, काम करते थे। ठीक है ना। अब इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। मतलब राजा खुद को कर वसूलने नहीं जाते थे, बल्कि राजा क्या करते थे? दास और जो काम करते थे उन्हीं लोग को कर वसूलने के लिए छोड़ देते थे और उसे सौंप देते थे। ठीक है ना। और ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। मतलब ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। और ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषि भी होते थे। मतलब ग्राम भोजकों के द्वारा मतलब और भी कोई भी चीज़ था, ये स्वतंत्र कृषि के भी होता था, जिन्हें गृहपति कहते थे। क्या कहते थे? जिन्हें गृहपति कहते थे। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसमें ज़्यादातर क्या होते थे? छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। क्या होती थी दोस्तों? जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। क्या करना पड़ता था? जिनको अपनी दूसरे के ज़मीन पर काम करके और अपना जीवन चलाना पड़ता था। ठीक है ना। तब वो लोग कौन रहते थे? अब चलिए देखते हैं। ठीक है ना। तो अधिकांश गांव में लोहार हो गया, कुम्हार, बढ़ई और तथा क्या है ये बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ये लोग दूसरों का काम करके अपना घर का जीविका चलाते थे, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई थी। और संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मुदेर के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा, विवरण और मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियाँ हैं जो आम लोग में प्रचलित थी। बौद्ध और भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई जिसमें यह बताया गया कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। मतलब एक निर्धन है लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है? एक धनी बन जाता है। नेक्स्ट है एक निर्धन का चतुराई। मतलब एक निर्धन परिवार का है, उसका चतुराई किया है। बस थोड़ा सा इसको देखेंगे, ऐसे इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। इसके पास एक मरे हुए चूहा के अलावा कुछ नहीं था। मतलब इसके पास एक मरे हुए चूहा था, उनके अलावा कुछ भी नहीं था। उसने क्या किया? उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया।
मतलब बिल्ली के लिए उस चूहे को बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। एक दिन क्या हुआ, बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया, मतलब टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उसका माली उससे साफ करने की बात से परेशान हो उठा और युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। क्या कर सकता है? सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। क्या माली ने तुरंत मान गया। और युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया। क्या कहकर इकट्ठा कर लिया? कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक क्या देगा? मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया, मतलब उसने जितना भी इकट्ठा किया था लकड़ी उसे खरीद लिया। और इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। पहले तो उस चूहा को बेचा बिल्ली के लिए, तो उसमें पैसा थोड़ा सा हो गया। और वो फिर इतना चतुराई था कि वो क्या दोस्तों, इस कहानी को सुनिए आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। कि इस कहानी में एक निर्धन से एक धीरे धीरे वो क्या हो गया? धनी हो गया। तो उसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं और, ठीक है ना। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वारा क्या पर गया, मतलब वहाँ पर जो वह था उसने घास काटने वाले लोगों को 500 लोगों को पानी पिला दिया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, तो बताओ अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह बात बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। मतलब उसने पानी तो पिला दिया, लेकिन वो पहले बोला कि अब हमको सहायता जब मिल जाएगा, सहायता की जब ज़रूरत आप लोगों से पड़ जाएगी तो हम बता देंगे। क्या कर देंगे? बता देंगे। तो फिर क्या किया? बता देंगे। यह सुनकर युवक ने उसने कहा कि आपको यह बात बता दूंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक परिवार से दोस्ती की। और एक दिन व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। मतलब एक व्यापारी 500 घोड़े के साथ में शहर में आ रहा है। तो यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा कि कृपया तुम सब एक एक घास का गट्टर मुझे दे दो, और अपने घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। मतलब वो घास काटने वाले लोगों को जो पानी पिलाए थे उन लोगों से वो क्या कह रहा है कि आप लोग जो पानी पिलाए हैं उसके बदले में उन लोग बोला था कि जो मांगोगे हम दे देंगे। तो उन लोगों ने सोचा कि मतलब जैसे कि हम एक इंसान से एक गट्टर हम घास मांग लेते हैं। तो उन लोग हंसते हंसते दे दिए। क्या कि उन्होंने घासों के 500 गट्टर दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिले तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। अब सोचिए कि एक निर्धन परिवार था, लेकिन वो अपने दिमाग और अपने चतुराई से वो धनी बन गया। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है कि शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार और कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। क्या करते थे? जहां लोग आते थे। नेक्स्ट है, ये नीचे सांची की मूर्ति कला है। यहाँ पर क्या है? सांची का मूर्ति कला है। यह मध्य प्रदेश की स्थित सांची के स्तूप में मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। क्या है? एक दृश्य है यहाँ पर दिखा हुआ है, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर देखिए कि दिल्ली में मिला वाल्यकुम, ये दिल्ली में मिला है। हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था के यह कैसे विभिन्न है। अध्याय 5 में वर्णित
अनेक अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर प्रकोष्ठ से घिरा होता है। क्या होता है? प्रकोष्ठ से घिरा होता है। जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो कि अनेक शहरों में वायुकूप मिले हैं। ये वायुकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वायुकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभव लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए। मतलब वो क्या टिक ना पाए कि छप्पर से बने थे, कच्चे ईंटे से बने थे, लकड़ी से बने थे, तो ज़्यादा समय तक वो टिक नहीं पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविका का है। जिन ये है स्तूप, आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर कितना मूर्ति काला सब है। नेक्स्ट है बेरीगजा, भरूच का यूनानी नाम। क्या है ये? भरूच का यूनानी नाम है कि कहानी। बेरीगजा की संकरी खाड़ी के समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी अस्थायी मछुआरों ही यहाँ जहाज ला सकते थे। क्या कर सकते थे? मछुआरे जो थे वही लोग यहाँ पर जहाज ला सकते थे। बेरीगजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा और मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। यहाँ पर इस लाइन को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोदाम, कार्नेलिया, सूती कपड़ा और रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। राजा के लिए क्या करते थे? विशेष उपहार लाते थे। और चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतों, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। क्या थे? शामिल थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? सिक्के। पृष्ठ 82 पर देखिए। पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्कों मिले हैं। कितने सिक्के मिले हैं? तो हजारों सिक्के मिले हैं। और सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराने क्या थे? तो आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चांदी या तांबे की सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। मतलब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, ये जानवर का डिजाइन किया हुआ है, तो ये सब सारे चीज़ों को क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्के कहा जाता था। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि आहत सिक्के क्या है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पों से बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों पर पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलित में रहे। किसका? तो ईसा का आरंभिक प्रचलित तक ये सिक्का रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्या है? तो एक थोड़ा सा ये क्या है दोस्तों? तो ये है, तो ये क्या है दोस्तों? तो ये है विनिमय
के अन्य साधन। यहाँ पर है संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो और खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर ला दे। ये क्या है? ये संगम का एक छोटी सी कविता है। चलिए थोड़ा देर नहीं लगेगा, देख लेते हैं, ठीक ना। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेट कहीं कहीं पीछे छूट न जाए, मतलब परिवार को समेट कहीं छूट न जाए। और शहरों से नमक के सौदागरों के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता था। समुद्र के किनारे क्या होता था? नमक का बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता था। अब इस संगम में छोटी सी कविता ना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट में। अनेक गतिविधियों के केंद्र। अनेक गतिविधियों का केंद्र है। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, यह 2500 साल पहले भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। इसमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से और पूरब की ओर, दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाने तथा मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा क्या था? मूर्तियां बनाने का बहुत ही अच्छा केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी था। मथुरा लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरा राजधानी था। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे, मतलब अगले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। क्या रहा दोस्तों? तो मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। क्या है? तो बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, मथुरा में प्रस्तुत खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। अधिकार व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों और बुनकरों और टोकरी बुनने वालों, माला बनाने और फिर इत्र बनाने वाले उल्लेख मिलते हैं। कौन कौन सा उल्लेख मिलते हैं? तो सुनारों को मिलता है, लोहारों को, बुनकरों को, टोकरी बनाने वालों को और माला बनाने वालों, और फिर ये इत्र बनाने वालों का, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट में। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी की बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। क्या है? मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले और चमकीले पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पन्न बहुत महत्वपूर्ण था। क्या है? कपड़ों का उत्पन्न बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यह स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे इसमें। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। उन्हें श्रेणी कहते थे, मतलब उन्हें संघ बनाने लगते थे तो उसे श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करना तथा तैयार माल का वितरण करना तथा जबकि परिवारों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी और श्रेणियां बैंकों के द्वारा में काम करती थी। क्या करती थी? बैंकों के द्वारा वो काम करती थी। नेक्स्ट क्या है?
जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। किस लिए किया जाता था? पैसे जमा करते थे तो उसको तो निवेश लाभ के लिए किया जाता था, और उससे मिलने लाभ का जो लाभ मिलता था उससे कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, और फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। मतलब जो धर्म था उस संस्थान में दिया जाता था। ठीक है ना। उत्तरी काले चमके पात्र, ये एक क्या था? कठोर चाकू या निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमत्कार काली सतह वाले पात्र है। इससे क्या था? बनने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भाटों पर उच्च तापमान पर रखते थे। उस तापमान पर, जहाँ पर भट्टी जो मिट्टी के पकाने के लिए उन्होंने बर्तनों को रखते थे, वहाँ पर उसे उस तापमान पर उसे रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पहली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इन बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। मतलब इस बर्तन को ऊपर से लेपा जाता था। जैसे मान के चलिए एक बर्तन है और इस बर्तन को ऊपर इसमें लेपा जाता था, तो वो एकदम बहुत ही सुंदर उसको दिखाने में काम में आता था। ठीक है ना। नेक्स्ट है सूत काटने और बुनने के नियम। सूत काटने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के है। ये नियम क्या है? अर्थशास्त्र के है। अध्याय 7 में अर्थात अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती है। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, समझ असमझ महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा और वेश्याओं, राजा की आवश्यक प्राप्त दासियों, सेविकाओं और आवश्यक प्राप्त देसाइयों का लगाया जा सकता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रम देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, मतलब जिस महिला ने बाहर अनुमति नहीं है निकलने का, वो अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी। मतलब उसको कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भेजवा सकती थी। मतलब कच्चे माल को मंगवा करके उसे तैयार करके उसे भेजवा सकती थी। और औरतें और कारखाने तक जा सकती थी। उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। मतलब जांचने के लिए उसे रोशनी रहती थी जो अच्छी से उसे देख सके। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बात करता है तो उससे सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब उससे सज़ा भी मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। मतलब जो औरत है अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या करता था कि उसको जुर्माना भी देना पड़ता था। उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। दोस्तों क्या था कि जो अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं और काम पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या किया जाता था? तो उसका अंगूठा भी काट लिया जाता था। क्या किया जाता था? काट लिया जाता था। ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट में क्या है कि सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अब ये अरिकामेडु क्या है दोस्तों? चलिए आप देखते हैं ये अरिकामेडु क्या है। ठीक है ना। मानचित्र 7 यानी पृष्ठ 105 कहाँ पर ही है? मैं अरिकामेडु पुदुचेरी में पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। क्या था? अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान
उतारे जाते थे। क्या करते थे? दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला। क्या मिला? ईंटों से बना एक ढांचा मिला। संभवतः गोदाम रहा होगा। क्या रहा होगा? तो गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिला, जैसे जग की तरह होता है दोस्तों एम्फोरा, ठीक है ना, दोनों तरफ हाथा लगा होता है, मिला। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। क्या किए जा सकते थे? तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। दोनों तरफ से इसे पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। क्या किए होते थे? दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। साथ ही यहाँ रेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमत्कार बर्तन भी मिले हैं। क्या मिले हैं? लाल चमत्कार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसे मुहर लगे सांचे पर लगी चमकीली मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। क्या किया जाता था? जो चमकीली मिट्टी है उसे दबा करके बनाया जाता था। ये एरिका मीडियो में ये सारी चीज़ मिले हैं। अब चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। क्या हुआ? जिनका डिज़ाइन रोम का था लेकिन यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। मतलब यहाँ पर रोमन और लैंप, शीशे के बर्तन भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंडल मिले हैं। क्या मिले हैं? साथ ही छोटे छोटे कुंडल मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। कपड़े का रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ देखिए कि अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलिखित मिले हैं। ब्राह्मी में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए उन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रोम को यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यूरोप के ये सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। क्या हो रहे थे? गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तर अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला था। साम्राज्य था। ये इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टेन ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। कौन किया था? तो ऑगस्टेन ने किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। रोम क्या था? ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया था। मतलब वो पहले ईंटों का था लेकिन वो संगमरमर को बनवाया था। और ऑगस्टेन्स और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टेन ने बड़े बड़े रंगमंडल और एम्फीथिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने में क्या करवाए? विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। मतलब वहाँ पर ऐसा बनवाया कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे, ठीक है ना। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। मतलब जो स्नानागार है उसको बनवाया तो अलग अलग पुरुष और स्त्री को बैठने का या अलग अलग समय निर्धारित किया। क्या है? अलग समय स्त्री का और फिर अलग समय पुरुष के लिए। एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों या फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। क्या किया जाता था? गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था दोस्तों।
तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि ये वीडियो हमेशा भी मिलते रहेगा, इसलिए मिलते रहेगा क्योंकि हम लोगों को एसएसटी पूरी तरह से कवर करना है। और